तो चलिए डेंगू बुखार को डिकोड करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लिनिक्स और एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगले कुछ मिनटों में हम डेंगू की पूरी कहानी मतलब माइक्रोबायोलॉजी से लेकर क्लिनिकल मैनेजमेंट तक एक बहुत ही हाई यील्ड फॉर्मेट में समझने वाले हैं। तो शुरू किया जाए। अच्छा, इस पूरे विश्लेषण को ना एक क्लिनिकल सफर की तरह देखिए। हम एक मामूली से मच्छर के काटने से कहानी शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये वायरस हमारे शरीर में घुसकर कैसे पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। ये पैथोलॉजी, मेडिसिन और पीएसएम का कह सकते हैं एक परफेक्ट संगम है। देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए ना दुश्मन को जानना सबसे जरूरी होता है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे दुश्मन यानी डेंगू वायरस और उसके साथी वेक्टर से। तो ये है डेंगू वायरस, फ्लेविविरिडी फैमिली का एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। लेकिन इस स्लाइड पर सबसे जरूरी जानकारी जो वाइवा से लेकर प्रैक्टिस तक काम आएगी वो है इसके 4 सीरोटाइप्स DENV 1, 2, 3 और 4। याद रखिए, ये चारों अलग अलग हैं और यही बात डेंगू की कहानी को इतना कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं खतरनाक बनाती है। इस पर हम अभी थोड़ी देर में आएंगे। और इस वायरस का डिलीवरी एजेंट कौन है? वो है एडीज इजिप्टी मच्छर। अब ये कोई आम मच्छर नहीं है, समझ लीजिए। ये दिन में काटता है और एक ही बार उड़ने पर कई लोगों को अपना शिकार बना सकता है, और यही आदत इसे एक जबरदस्त सुपर स्प्रेडर बना देती है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, पैथोजेनेसिस, मतलब शरीर के अंदर असल में हो क्या रहा है। अगर ये समझ में आ गया ना, तो डेंगू के सारे लक्षण और उसका मैनेजमेंट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जरा सोचिए, मच्छर ने काटा और वायरस स्किन के गार्ड सेल्स यानी लैंगरहैंस सेल्स और मैक्रोफेजेस में घुस गया। अब ये सेल्स उसे पकड़कर पास के लिम्फ नोड्स में ले जाते हैं, जो कि वायरस के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। यहां से वायरस खून में दाखिल होता है, जिसे वायरीमिया कहते हैं, और सीधा बोन मैरो पर हमला करता है। इसके जवाब में हमारा इम्यून सिस्टम टी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, जो साइटोकाइंस का एक तूफान खड़ा कर देते हैं। और यही साइटोकाइन स्टॉर्म असली विलन है, जो हमारे ब्लड वेसल्स को लीक करने लगता है और सारा का सारा प्लाज्मा बाहर आने लगता है। अब इस कॉन्सेप्ट पर खास ध्यान दीजिए, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट या ADE। ये पैथोलॉजी का एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है। सीधे शब्दों में समझे तो अगर किसी को पहले DENV 1 से इन्फेक्शन हुआ है तो उसके शरीर में DENV 1 के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी। लेकिन जब DENV 2 हमला करता है तो ये पुरानी एंटीबॉडीज उसे रोकने के बजाय वायरस को कोशिकाओं में घुसने का एक तरह से VIP पास दे देती हैं, और नतीजा, दूसरा इन्फेक्शन पहले वाले से कहीं ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो इस पूरे इम्यून ड्रामे का नतीजा क्या निकलता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि प्लेटलेट्स का गिरना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायरस सीधा बोन मैरो को दबा देता है, जो प्लेटलेट्स बनाने की फैक्ट्री है। और जाहिर है, जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। देखा, पैथोजेनेसिस का सीधा क्लिनिकल असर। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, तो चलिए देखते हैं कि ये मरीज में बाहर से कैसे नजर आता है। बात करते हैं लक्षणों की और डायग्नोसिस की। डेंगू की बीमारी एक स्क्रिप्टेड प्ले की तरह 3 फेज में आगे बढ़ती है। पहला है फेब्राइल फेज, जिसमें तेज बुखार आता है। दूसरा और सबसे खतरनाक है क्रिटिकल फेज, जहां प्लाज्मा लीक होता है। एक डॉक्टर के लिए यही वो वक्त है जब सबसे ज्यादा अलर्ट रहना होता है। और फिर आता है तीसरा फेज, रिकवरी फेज, जब मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। डेंगू के क्लासिक लक्षण बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसे हैं। अचानक से आया तेज बुखार, जबरदस्त सिरदर्द और खासकर आंखों के पीछे का दर्द, जिसे हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। मांसपेशियों और जोड़ों में इतना भयानक दर्द होता है कि इससे हड्डी तोड़ बुखार का नाम मिला है। ये कीवर्ड्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। फेब्राइल फेज की पहचान ही अचानक चढ़े तेज बुखार से होती है। ये अक्सर 38.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और इसका पैटर्न बायफेजिक भी हो सकता है, मतलब बुखार उतरकर दोबारा चढ़ सकता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। ये टेबल एक तरह से आपका डायग्नोस्टिक रोड मैप है। देखिए, बीमारी के पहले 5 से 7 दिनों में NS1 एंटीजन टेस्ट आपका बेस्ट फ्रेंड है। एक हफ्ते के बाद शरीर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, तब IgM टेस्ट काम आता है। RT-PCR सबसे सटीक है, लेकिन ये महंगा है और हर जगह उपलब्ध भी नहीं होता। और IgG बताता है कि ये पुराना या दूसरा इन्फेक्शन है। कौन सा टेस्ट कब कराना है, ये जानना ही तो स्मार्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस है। ठीक है, डायग्नोसिस हो गया। अब आता है एक्शन प्लान। मरीज को मैनेज कैसे करना है और इस बीमारी को फैलने से रोकना कैसे है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि डेंगू का कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल इलाज नहीं है।
मैनेजमेंट पूरी तरह से सपोर्टिव है। इसका मतलब है हमारा काम वायरस को मारना नहीं है, बल्कि मरीज को उसके असर से बचाना है। तो मैनेजमेंट में क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? मरीज को आराम करने को कहें। बुखार के लिए सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल दें। एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयां देना बिल्कुल मना है, क्योंकि ये पहले से कमजोर प्लेटलेट्स और भी नुकसान पहुंचा सकती हैं और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ाती हैं। हाइड्रेशन और वार्निंग साइंस पर नजर रखना, बस यही मैनेजमेंट का सार है। इलाज से बेहतर हमेशा रोकथाम होती है ना? डेंगू प्रिवेंशन का एक ही मंत्र है, मच्छर को पनपने की जगह ही मत दो। घर के आसपास, कूलर में, पुराने टायरों में या गमलों में जमा साफ पानी ही एडीज मच्छर का ब्रीडिंग ग्राउंड है। इसे खत्म करना हमारी और समाज की जिम्मेदारी है। और आखिर में व्यक्तिगत सुरक्षा। मच्छरदानी का इस्तेमाल, रिपेलेंट लगाना और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना, खासकर दिन के समय, डेंगू से बचने का सबसे सीधा और आसान तरीका है। और एक डॉक्टर होने के नाते ये सलाह हमें अपने मरीजों को भी देनी है। तो ये था डेंगू का एक क्विक और हाई यील्ड राउंडअप। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे हमारा पर्यावरण और मौसम बदल रहा है, डेंगू जैसी वेक्टर जनित बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में हमारी अगली और सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम डॉक्टरों की पीढ़ी को ढूंढना होगा।